ठीक है ना। वृत्त पढ़ा, वृत्त पढ़ा, और वृत्त से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स पढ़े, ठीक है। जिनकी भी क्लास छूट गई थी लास्ट क्लास, वो लोग ध्यान से भी सुने, ठीक है। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे। केंद्र क्या होता है, जीवा, त्रिज्या, जीवा, व्यास, ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, ये चार चीज। इनसे रिलेटेड और भी कुछ कुछ टर्म्स है जो भी आपको पता होने चाहिए, इनके गुण, ये सारे चीज लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, त्रिज्या को रेडियस, जीवा को कॉर्ड, और व्यास को डायमीटर कहते हैं, है ना। ये सारी चीज आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी। चलिए एक एक करके सभी चीज समझ लेते हैं, है ना। अगर किसी की भी क्लास छूट गई थी तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वृत्त तो आपको पता है वृत्त कैसा दिखता है। अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो आपको पता है इस तरीके का हमारे पास एक वृत्त होता है ना। यह क्या है, एक वृत्त है, सभी को पता है ना, यह एक वृत्त है। अब अगर हम केंद्र की बात करें, यानी सेंटर की बात करें, तो सेंटर के बारे में क्या बताया गया था, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर स्थित होगा, और वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होगा, है ना, यही बताया गया था। वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे, वृत्त पर कितने बिंदु होंगे, अनगिनत बिंदु होंगे, है ना। वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे, आप किसी भी बिंदु से इस केंद्र की दूरी को आप देखोगे तो आप कहोगे केंद्र और वृत्त की दूरी हमेशा बराबर होती है। मतलब केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा बराबर होती है, और ऐसे बिंदु को हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था केंद्र के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ाया गया था, उसके बाद त्रिज्या यानी रेडियस के बारे में बताया गया था। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में यह भी आपको बताया गया कि केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, है ना। इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और इसे दर्शाते कैसे हैं, आर से दर्शाते हैं, यह भी ध्यान देना। दर्शाते कैसे हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये समझ में आया। उसके बाद ये बताया गया था वृत्त में कितनी त्रिज्या बनाई जा सकती है, चैट में लिखकर बताओ। किसी भी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं आप बना सकते हो, किसी भी वृत्त में आप कितनी त्रिज्या बना सकते हो, चैट में लिखकर बताओ। तो किसी भी वृत्त में आप अनगिनत त्रिज्या, दो नहीं, सिर्फ दो त्रिज्या बनाए जा सकते हैं क्या। देखो अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो एक त्रिज्या मुझे यहां दिख गया, दूसरा यहां दिख गया, तीसरा त्रिज्या यहां दिख गया, चौथा यहां दिख गया, पांचवा यहां दिख गया। मतलब जितनी चाहो आप उतनी बना सकते हो, मतलब आप कहोगे अनंत, है ना। आप कह सकते हो अनंत, अनंत कह सकते हो या कह सकते हो अनगिनत, ठीक है। अनंत या अनगिनत, इतना समझ में आया। तो कितना भी आप त्रिज्या बना सकते हो, जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई बराबर होगी। अगर एक त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो सभी त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, ये समझ में आया। अगर मैं कोई एक त्रिज्या की लंबाई कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब अगला टर्म्स क्या था, अगला टर्म था हमारा जीवा। जीवा यानी कॉर्ड। जीवा किसे कहते हैं, अगर हम वृत्त पर कोई भी दो बिंदु बना ले, ठीक है, यह आपको ये दिख रहा है वृत्त है, ठीक है, यह क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा है। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लेना है, ठीक है। एक बिंदु मैं ले लिया यहाँ पर, वृत्त पर ही होना चाहिए। वृत्त पर स्थित एक बिंदु P दिख रहा है, दूसरा बिंदु हमें दिख रहा है Q, ठीक है। कोई भी दो बिंदु वृत्त पर कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी दो बिंदु ले लिया, अब इन दोनों बिंदु को हम मिला दें, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है PQ, इस PQ को क्या कहेंगे, इस PQ लाइन को हम जीवा कहते हैं, ठीक है। इस PQ लाइन को जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं, ये समझ में आया। इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। यह जीवा होगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया। यह दोनों बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। एक और जीवा अगर मैं बनाना बनाना चाहूं तो इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। एक बिंदु यह है ए, और एक बिंदु है बी। तो यह बताया गया था वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लोगे तो उनको मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, ठीक, ये समझाया गया। उसके बाद यह भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी वृत्त में कितनी भी चाहो, आप जितनी चाहो उतनी जीवा बना सकते हो, अनंत जीवा बना सकते हो, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। जितनी चाहो उतनी जीवा बना सकते हैं, ठीक। अब अगला चीज आपको क्या पढ़ाया गया, अगला चीज आपको व्यास यानी डायमीटर पढ़ाया गया, ठीक है। डायमीटर के लिए हम लोग एक और वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक और वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक और वृत्त बनाऊं, ठीक,
तो यहाँ पर आपको फिर से एक वृत्त दिख रहा है ना, एक वृत्त और दिख रहा है। अब अगर हम एक ऐसा जीवा बनाए, आपको पता है कि इस वृत्त के बीच में यहाँ पर एक केंद्र होगा, यह केंद्र है, वृत्त के अंदर एक केंद्र होगा। अब अगर कोई एक ऐसा जीवा जो वृत्त के व्यास से होकर गुजरे, सॉरी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, एक ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र यानी सेंटर से होकर गुजरे, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इसे हम व्यास कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर कहते हैं। समझ में आया? व्यास किसे कहते हैं? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। समझ में आया? है ना? या कह सकते हो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, यह भी आपको बताया गया था कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसे ही हम व्यास कहते हैं। ये समझ में आया? अब व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। आपको पता है कि व्यास जो है 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, तो 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, तो व्यास जो होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा। मतलब आप इस भाग को अगर देखोगे, इस भाग को भी आप बोलोगे केंद्र से वृत्त तक की दूरी है, तो यह क्या है? जो लाल भाग आपको दिख रहा है या त्रिज्या दिख रहा है आपको। अब अगर मैं यहाँ पर ब्लू भाग दिखाऊं, ये वाले भाग को आप देखोगे तो इसे भी आप कहोगे कि यह भी त्रिज्या है ना? एक त्रिज्या ब्लू कलर का दिख गया, एक त्रिज्या लाल कलर का दिख गया, और इस पूरे भाग को आप क्या कहोगे? इस पूरे भाग को आप व्यास कहोगे। तो दिख रहा है व्यास जो है 2 त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है, और 2 त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है तो क्या कहेंगे? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है ना? तो त्रिज्या का 2 गुना होगा। अब बताओ अगर व्यास की लंबाई, अगर मैं कह रहा हूं व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? चैट में लिखकर बताओ, त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? त्रिज्या की लंबाई पूछी जा रही है। अगर व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर नहीं होगी। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इंग्लिश में आपको अगर जानना है तो बस टर्म्स देख लो, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर, बाकी सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। त्रिज्या यानी रेडियस, अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा, यानी व्यास 12 है तो त्रिज्या कितना होगा। तो आप अगर कह रहे हो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ध्यान से सोचो, व्यास अगर त्रिज्या का 2 गुना है तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा होगा ना, तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो अगर ये पूरा व्यास, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें को मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज दिख जाए। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा व्यास है ये पूरा 12 सेंटीमीटर का है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यह भाग 6 सेंटीमीटर रहेगा और यह भाग 6 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या बराबर बराबर रहेगी। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? चैट सेक्शन में लिखकर बताओ। इतनी ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, और ये रिकॉल क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी कम समय मिलेगा आपको। चलिए, तो चैट को मैं अभी बंद कर रहा हूँ, और पोल सेक्शन में अभी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए, अगर सबसे बड़ी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। देखो दिया क्या गया है, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारा। हो गया सर। अच्छा, हो जाएगा तो वेट करेंगे, जैसे ही बाकी सभी लोग आंसर देंगे मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, है ना? अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। ओके सर। अच्छा, आंसर के लिए मैं बार बार कहता हूँ पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करें। अगर आप में पोल सेक्शन आता है तो आंसर जरूर किया करें पोल सेक्शन में जाके। ऐसा नहीं सोचना है कि चैट में आंसर दोगे, ठीक है? चैट में तो आंसर तब देना है अगर पोल सेक्शन नहीं आता है। पोल सेक्शन में आंसर देना बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और आपका चैट सेक्शन भी ओपन है। चलिए, देखो, कहा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब चैट में मुझे ये लिखकर बताओ
कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे आप क्या बोलोगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को आप क्या बोलोगे? अभी अभी आपको रिवीजन करवाते हुए पढ़ाया गया, लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की, देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको व्यास का मान नहीं दिया गया, सीधे सीधे क्या कहा गया, दूसरे भाषा में लिखा गया है कि सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको पता है कि सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 है, तो हम कह सकते हैं व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है ना, व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि व्यास का लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो व्यास तो त्रिज्या का दोगुना होता है। अच्छा, आंसर 4 नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए, तो व्यास का लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब व्यास के बारे में आपको पता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो त्रिज्या के बारे में आप क्या बोलोगे? त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, डी मतलब डायमीटर यानी व्यास बराबर 2 गुना आर, मतलब 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ से आर का मान क्या लिखोगे? आर बराबर डी/2। तो आर क्या है? त्रिज्या है। डी क्या है? व्यास है। तो व्यास का मान 8 दिया हुआ है, 8/2 करोगे तो आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। काफी आसान सा था ना। अगर व्यास, किसी भी वृत्त की व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा अगर 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ये होगा और 4 सेंटीमीटर ये होगा, है ना। त्रिज्या दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अभी क्या करते हैं, आज का पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो पहला टॉपिक है ये तो काफी आसान है। ठीक है, यह काफी आसान सा टॉपिक है, वृत्त का अभ्यंतर और वृत्त का बहिर्भाग, मतलब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। उसी तरीके से अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो अगर आप कोई भी वृत्त बनाओ किसी भी तल पर, सर तल का मतलब क्या होता है? कोई भी सतह। ठीक है, कोई भी सतह, ये लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था। आपका कॉपी का पेज हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल का स्क्रीन हो गया। ठीक है, कोई भी सतह को हम तल कहते हैं। ठीक, तो हाँ, बहुत बच्चे का आंसर सही था, कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर किसी भी तल पर आप कोई वृत्त बनाओ, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अपने कॉपी पे एक वृत्त बनाते हूँ, तो उस तल को, आपके कॉपी के पेज को, यह जो वृत्त है 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। ठीक है, 3 भागों में बांटेगा। पहला भाग क्या होगा? वृत्त का अभ्यंतर, दूसरा बहिर्भाग और तीसरा वृत्त होता है। तो देखते हैं ये तीनों क्या है। तो वृत्त का जो अंदर का भाग होता है उसका, अच्छा किसी का इसका माइक ऑन है, अच्छा माइक कोई नहीं ऑन करेगा। ठीक है, तो वृत्त का जो अंदर का भाग होगा, ठीक है, अंदर के भाग को क्या कहेंगे? वृत्त का अभ्यंतर कहेंगे। तो ये पूरा जो भाग होगा वृत्त का अभ्यंतर कहलाएगा। ये समझ में आया। तो अगर मैं कोई इस वृत्त में एक बिंदु P इस तरीके से बना रहा हूं, तो आप बताओ बिंदु P जो है वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है? चैट में लिखकर बताओ जल्दी से, अंदर स्थित है या बाहर स्थित है? बिंदु P वृत्त के अंदर है या बाहर है? जल्दी जल्दी चैट में लिखोगे। हाँ, अंदर है, साफ दिख रहा है कि ये तो अंदर है, तो हम कहेंगे बिंदु P जो है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है, बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा चीज, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा, मतलब ये जो बाहर का भाग होगा, इस पूरे भाग को, इस पूरे भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं, है ना। बहिर्भाग यानी बाहर का भाग। तो हम कहेंगे वृत्त का जो बाहर का भाग होगा, इस बाहर के भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं। ठीक, अगर मैं कोई बिंदु यहां पर बना दूं क्यू, तो बिंदु क्यू आपको दिख रहा है वृत्त के बाहर में स्थित है, तो बाहर में स्थित है तो कहेंगे बिंदु क्यू वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। ऐसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक, चलिए, अब मुझे ये बताओगे, अगर मैं एक बिंदु ए इस तरीके से बना दूं, बिंदु ए यहां पर स्थित है, तो पहले ये बताओगे बिंदु ए जो है वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है? मैं यहां पर बना रहा हूं एक बिंदु ए, वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बिंदु ए जो है ना ही अंदर स्थित है ना ही बाहर स्थित है। नहीं, ये बाहर नहीं स्थित है, ये तो वृत्त पर ही स्थित है ना, यह वृत्त पर ही स्थित है ना, इस वृत्त के बाउंड्री पर स्थित है। अगर मैं कोई बिंदु यहाँ पर बना दूं इस तरीके से, तो आप कहोगे बिंदु ये वृत्त पर ही स्थित है। तो हम कहेंगे
बिंदु ए जो है वृत्त पर स्थित है, ठीक है। हाँ, ना ही अंदर में है ना ही बाहर में है, ठीक। आप मान लो अपने घर, आपका ये घर है, ठीक है। आप घर के अंदर रहोगे तो कहा जाएगा कि आप घर के अंदर हो। आप घर के बाहर रहोगे तो आप कहा जाएगा घर के बाहर हो। आप मान लो ये जो गेट है आपका, इस गेट पर ही खड़ा रहोगे तो क्या कहा जाएगा? दरवाजे पे खड़ा हो तो ना ही अंदर हो ना ही बाहर हो, कहा जाएगा आप दरवाजे पे खड़े हो, है ना। उसी तरीके से अगर आप इस बिंदु पर खड़े हो तो कहेंगे वृत्त पर ही स्थित है, ना ही अंदर है ना ही बाहर है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में क्या आया कि किसी भी सतह पर आप अगर वृत्त बनाओगे तो एक भाग अंदर का होता है, दूसरा भाग बाहर का होता है ना, और तीसरा भाग वृत्त खुद होता है ना, मतलब वो वृत्त ही होता है, ठीक है। तो यहां समझ में आया। तो अगर मैं ये सारी चीज मिटा दूं तो आपको दिख रहा है एक अभ्यंतर का भाग, अंदर वाला भाग, बाहर वाला भाग, बहिर्भाग, और तीसरा भाग ये वृत्त खुद होता है, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, पुष्पेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है। पुष्पेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, कई बार आपका माइक ऑन हुआ है, तो आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। ये लास्ट वार्निंग है आपकी। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन आपके, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। चलिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। कोई बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि माइक ऑन नहीं हो। चलिए, मैं अभी चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं और पोल में अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। पूछा जा रहा है वृत्त का जो केंद्र है वह कहाँ स्थित होता है, वृत्त के बहिर्भाग में, अभ्यंतर में, या वृत्त पर, या इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान से देखेंगे। वृत्त के केंद्र के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया, अभी अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में पढ़ाया गया। तो आप देख सकते हो कि वृत्त का केंद्र जो होगा वह कहाँ स्थित होगा। चलिए, पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको कभी भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आंसर कर पाओगे। हो गया सर। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, माइक नहीं ऑन करना है। जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे मैं खुद पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब चैट सेक्शन आपका ओपन है, आप चैट में भी आंसर दे सकते हो अब, या फिर कोई डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो वृत्त का केंद्र के बारे में आपको पढ़ाया गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर में एक ऐसा बिंदु होता है जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। तो अगर आपको केंद्र पता है तो आपको पता होगा कि वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर में स्थित होता है ना। वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर में स्थित होता है। अंदर मतलब इंटीरियर, और उसे क्या कहते हैं? अभ्यंतर। बाहर में तो नहीं स्थित होगा। अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं तो इसका केंद्र बाहर में तो नहीं स्थित होगा, अंदर में स्थित होगा। तो अंदर में होगा तो हम कहेंगे वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है ना। आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है कि वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको आंसर सही करना है ना, कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया ना? ये बताओ, समझ में आया या नहीं आया सभी को? चैट में लिखकर बताओगे। चलो, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? चाप के बारे में पढ़ना है, यानी आर्क क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आंसर ए क्यों है? अच्छा, यहां पर देखते हैं आंसर ए क्यों है। आप अपना माइक ऑन करके बताओ। बहिर्भाग में आप कैसे बोल सकते हो? वृत्त का जो केंद्र होगा वृत्त के बाहर थोड़ी स्थित होता है ना, वृत्त के अंदर में स्थित होता है। तो अंदर में स्थित होगा तो अभ्यंतर कहेंगे, बहिर्भाग में नहीं कहेंगे। बहिर्भाग मतलब बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, है ना। चलिए, तो अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? चाप, यानी आर्क, ठीक है। चाप को आर्क कहते हैं। तो वो चाप दो तरह के होते हैं, एक होता है दीर्घ चाप, एक होता है लघु चाप, ठीक। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि चाप होता क्या है, आर्क होता क्या है।
उसके बाद देखेंगे दीर्घ चाप किसे कहेंगे, लघु चाप किसे कहेंगे। वैसे एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी अगर लघु वर्ड यूज किया जाए तो लघु वर्ड हमेशा छोटे भाग के लिए यूज होता है ना, छोटे भाग के लिए लघु वर्ड यूज होगा। और जो बड़ा भाग होगा वो बड़ा भाग के लिए क्या यूज होगा, दीर्घ यूज होगा, है ना। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब छोटा। ठीक, अब हम लोग सर आगे आपकी बढ़ते। आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग बताओगे आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, चैट में लिखकर बताओ पहले। चैट में सभी लोग लिख के बताओ, अगर आवाज जा रही है तो वाई लिखेंगे और जिसको भी नहीं जा रही है वो एन लिखेंगे। अच्छा, मैक्सिमम सभी को जा रही है, तो जिनको भी अगर आवाज कट कट के जा रही है या नहीं जा रही है तो एक बार लेफ्ट करेंगे और जल्दी से रिज्वाइन हो जाएंगे, फिर आवाज जाने लगेगी। ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। तो चलिए पहले चाप को समझते हैं। क्या लिखा है देखो, दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर इसको समझने के लिए मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है ना, ये एक वृत्त दिख रहा है। अब वृत्त पे दो बिंदु दिख रहा है, लेकिन ये सभी को एक बिंदु पी और क्यू, बताओ चैट में लिखकर, दो बिंदु पी और क्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दो बिंदु दिख रहा है हमें, एक बिंदु पी दिख रहा है और एक बिंदु क्यू दिख रहा है। बिंदु पी भी वृत्त पर स्थित है, बिंदु पी भी वृत्त पर स्थित है और बिंदु क्यू भी वृत्त पर स्थित है। ठीक, अगर हम इन दोनों बिंदु के बीच इस वृत्त के भाग की बात करें, अच्छा पहले देखो, अगर मैं इस दोनों बिंदु को मिला दूं, अगर मिला दूं इस तरीके से, है ना, तो ये जो पी क्यू बना इसे आप क्या बोलोगे, पहले ये चैट में लिख के बनाओ, बताओ। जो जो ब्लू कलर का भी आपको दिख रहा है, इस भाग को आप क्या कहोगे, ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था ना, ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था। तो इसे हम कॉर्ड कहेंगे यानी जीवा कहेंगे, है ना, इसे हम जीवा कहेंगे या कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, इस पीक्यू को तो हम जीवा कहेंगे, ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था, अभी भी रिवीजन करवाते समय आपको बताया गया। अब ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं इस भाग की बात करूं, बिंदु P और बिंदु Q के बीच ये जो वृत्त का भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, जो वृत्त का ही भाग है, तो इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को हम चाप कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये समझ में आया चाप क्या होता है, इसे हम चाप कहेंगे, वृत्त का भाग होता है। ठीक, ये समझ में आएगा चाप किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से जो ऊपर की तरफ जो भाग दिख रहा है ना, बिंदु P और Q के बीच यह जो भाग आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जो भाग दिख रहा है, इसे हम चाप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ, इसे भी चाप कहेंगे क्या, हाँ या ना, ये बताओ। तो इसे भी चाप कहेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला भाग भी चाप हो गया और ऊपर वाला भाग भी चाप हो गया। ठीक है, नीचे वाला भाग भी चाप है और ऊपर वाला भाग भी चाप है। ठीक, तो अगर मैं इस तरीके से, ध्यान से देखना, अगर मैं सोचो ये जो वृत्त है ये कोई वायर का बना हुआ है, मतलब कोई तार का बना हुआ है ना, कोई तार या वायर का बना हुआ है। आप इसको बिंदु P और Q के बीच में इसे काट देते हो, ठीक है, इसे कट कर दिए हम यहां से और यहां से कट कर दिए। तो एक भाग, ध्यान से देखिएगा, एक भाग आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, और दूसरा भाग आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये दो भाग दिखेंगे। तो इन दोनों ही भाग को देखो, वृत्त के ही दोनों भाग है ना, ये दोनों जो भाग है वृत्त के ही भाग थे जो अब अलग अलग हो गए। तो इन दोनों ही को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे, इसे भी चाप कहेंगे और इसे भी चाप कहेंगे। ठीक, अब इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, इन दोनों में आपको एक अंतर दिख रहा होगा, ये जो लाल कलर का जो भाग है ये आपको छोटा दिख रहा होगा, है ना, ये छोटा भाग है ना, ये छोटा भाग दिख रहा होगा और ये बड़ा भाग दिख रहा होगा, है ना, ये भाग जो है ये हमें बड़ा भाग दिख रहा है। ठीक है, यह भाग बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो जो छोटा भाग होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो जो छोटा भाग होगा उसे हम लघु चाप कहते हैं। ठीक है, छोटा चाप या बड़ा चाप नहीं कहते। ठीक है, क्या कहते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप, यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, अब ये सारी चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक, अगर इसके लिए मैं एक वृत्त बना दूं यहाँ पर,
ठीक है, अभी आपको एक वृत्त दिख रहा है। चलिए, अब यहां पर हम एक चाप बनाते हैं। एक दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया बी। ठीक, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये छोटा भाग, इस छोटे भाग को क्या कहेंगे? इस छोटे भाग को हम लघु चाप कहेंगे। अपने कॉपी में लिख लेंगे, ऐसे ही चित्र बना के आप लिख लोगे। इसे हम क्या कहेंगे? लघु चाप, यानी माइनर आर्क। ये समझ में आया? ठीक, अब ये जो लाल कलर का भाग दिख रहा है, या मैं इसे ब्लू कलर का बना रहा हूं, ठीक है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, जो बड़ा वाला भाग है, ये जो बड़ा वाला भाग है, इसे आप क्या कहोगे? इस वाले भाग को आप कहोगे दीर्घ चाप। ठीक है, क्या कहोगे? दीर्घ चाप, यानी मेजर आर्क। अब बताओ, ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? अब तक जो भी पढ़ाया गया, इतनी सारी चीज समझ में आया या नहीं आया? कि चाप क्या होता है? चाप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक लघु चाप होगा, एक दीर्घ चाप होगा। छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे और बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक है, अब यही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कोई भी बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहेंगे और छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब अगर इसका हमें नाम देना हो, अब ध्यान से देखो, अब अगर हमें लघु चाप और दीर्घ चाप को नाम देना हो, क्योंकि मैथ्स में कोई भी फिगर को आप नाम देते हो, बिना नाम के आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको लिखोगे कैसे? अगर मैं यहाँ पर एक आयत बना रहा था, आपको चतुर्भुज पढ़ाया जा रहा था, तो वहां पर आप इसको नाम दिए ABCD करके, है ना? किसी भी आकृति को हम लोग नाम देते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं इस चाप को नाम देना चाहूं, तो आप चाप कैसे नाम दोगे? अगर मैं PQ लिखूं, PQ लिखना सही होगा क्या? अगर मैं इस चाप को, जो आपको इस तरफ से दिख रहा है, PQ लिखना सही होगा क्या? अगर मैं PQ लिख दूं, तो PQ क्या दिखाएगा? अगर मैं PQ लिख दूं, तो PQ तो यह एक जीवा हो जाएगा, है ना? पिछले क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था कि आप जीवा कैसे लिखते हो। तो यह क्या होगा? PQ तो जीवा होगा, मतलब दो बिंदु के मध्य जो भी रेखाखंड, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो PQ तो हमारा जीवा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम अगर चाप को दिखाना चाहें, तो चाप को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखो इसका क्या तरीका है। चाप को लिखने के लिए, चाप को दर्शाने के लिए, चाप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है। वो चिन्ह क्या है? देखो इस तरीके से, ये चिन्ह है। अगर मैं PQ लिख दूं, PQ लिख के इस तरीके से चिन्ह लगा दूं, ठीक है, अपने कॉपी में इस तरीके से बना लो, ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है एक चाप को, यह जीवा नहीं होगा। अगर मैं इस तरीके से PQ लिखकर एक इस तरीके से उसके ऊपर चिन्ह बना दूं, तो इसका मतलब ये जो PQ है, ये चाप है। क्या है? यह एक चाप है। अब क्वेश्चन उठता है कि यह लघु चाप है या दीर्घ चाप है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि दीर्घ चाप भी P और Q के बीच में है ना? दीर्घ चाप भी जो है, जो हरे कलर का आपको दिख रहा है, यह भी P और Q के बीच में है। और जो लघु चाप है, वह भी P और Q के बीच में है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि PQ जो चाप की आप बात कर रहे हो, वो लघु चाप है या दीर्घ चाप है ना? ये क्वेश्चन उठता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया। अब इस पे हम दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर लिया गया A, और एक बिंदु यहाँ पर लिया गया B। ठीक है, दो बिंदु दिखा सभी को। अब अगर हमें, ध्यान से देखिएगा, अब अगर हमें इस लघु चाप, जो आपको ये छोटा भाग दिख रहा है, ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये वाला छोटा भाग को हम लघु चाप कहेंगे, है ना? ये भाग जो है, ये हमारा लघु चाप है। इतना तो आपको पता है, जो लाल कलर का आपको दिख रहा है। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे? आप बस AB लिखोगे, जिस भी दो बिंदु के बीच में है, और उसके ऊपर इस तरीके से चिन्ह बना दोगे। तो AB जो है, यह क्या है? ये लघु चाप है, यानी माइनर आर्क है। ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ, लघु चाप आप कैसे दर्शाओगे? ये समझ में आ गया? जो भी दो बिंदु के बीच में है, उसका नाम लिख देंगे और ऊपर से एक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बोलोगे सर आप ये बताओ कि ये जो दीर्घ चाप आपको दिख रहा है, मतलब जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है, यह भी तो A और B के बीच में ही है ना? ये भी तो A और B के बीच में ही है। तो इसे हम किस तरीके से दर्शाएंगे? ठीक है, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? तो इसको दर्शाने के लिए देखो, एक तरीका ये है
ठीक है। इसका तरीका क्या है, हम दीर्घचाप पे देखो, जब भी दीर्घचाप को आपको नाम देना होगा, दीर्घचाप को नाम देने के लिए दीर्घचाप पे एक बिंदु बनाते हैं, ठीक है। एक बिंदु या तो आपके एग्जाम में बना के दिया रहेगा, ठीक है, एक बिंदु आपको एग्जाम में बना के दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया हो तो आप खुद से दीर्घचाप पर एक बिंदु बना लोगे। तो एक बिंदु मान लो यहाँ पर, उस बिंदु का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बिंदु दीर्घचाप पे मैं बना दिया, यहाँ पर लिख दिया सी, ठीक है, सी लिख दिया। अब आप अगर इस तरीके से लिखेंगे, ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर बी लिख दिया, और ए सी बी लिखने के बाद ये भी गलत होगा, अगर इस तरीके से लिख दोगे तो आपका गलत होगा। तो आपको लिखना होगा ए सी बी, और इस तरीके से एक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये चिन्ह का मतलब चाप हो गया, और 3 बिंदु यहाँ पर आ गया ना, ए सी बी, तो इससे पता चल रहा है ये दीर्घचाप है। अब बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया। तो ए सी बी क्या है, ये हमारा दीर्घचाप है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप वाई लिख सकते हो। तो दीर्घचाप समझ में आ गया, लघुचाप आपको समझ में आ गया, है ना, कि नाम उसको कैसे देते हैं। अगर समझ में आ गया तो फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे अभी आपसे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, आप सभी लोग वाई बोल रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं कुछ बिंदु यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। एक बिंदु यहां पर ले लिया गया, इसका नाम दे दिया गया एक्स, इसका नाम दे दिया गया वाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्स वाई ऐसे लिख रहा हूं, एक्स वाई, तो ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अगर लघु चाप है तो एल लिखोगे, दीर्घ चाप है तो डी लिखोगे। एक्स वाई जो है ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अगर लघु चाप है तो एल लिखोगे, चैट में ही लिखना है अभी आंसर, अभी पोल में नहीं देना है आंसर। तो माइनर है यानी लघु चाप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सिर्फ 2 बिंदु की बात की जा रही है ना, तो एक्स और वाई के बीच में जो भाग है ये वाला भाग है ना, तो ये भाग जो है छोटा भाग है, तो छोटा भाग है तो इसे हम लघु चाप कहेंगे, ठीक है, ये हमारा लघु चाप है। अच्छा, दीर्घ चाप को कैसे लिखेंगे, अगर हमें दीर्घ चाप लिखना होगा, है ना, तो अगर मैं फिर से बिंदु बना दे रहा हूँ एक्स और वाई। अब अगर हमें ये वाला भाग दिखाना हो, ये जो भाग है ये बाहर, ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ चाप होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये पूरा बड़ा वाला भाग है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करोगे, आप इस पर एक बिंदु बना लोगे यहाँ पर, ठीक है, जेड, और लिखोगे एक्स जेड वाई, और इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, एक्स जेड वाई लिखोगे दीर्घ चाप के लिए। ये समझ में आया ना। अच्छा ऐसा, हाँ, दीर्घ चाप के लिए ये आपको 3 बिंदु तो 3 हटाना बिंदु जरूरी बना के होता है। दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब देखो एक चीज और बताओ, क्या मैं दीर्घ चाप को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स जेड वाई, तो आपको पता है कि एक्स जेड वाई दीर्घ चाप है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो सही होगा कि गलत होगा, एक्स वाई जेड ये दीर्घ चाप है, सही या गलत। ये सही है या गलत है, अगर सही है तो वाई लिखेंगे, गलत है तो एन लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते, ठीक है, एक्स वाई जेड गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक्स वाई जेड लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना होगा, पहले एक्स आया, फिर जेड आया, फिर वाई आया, है ना, तो इसी ऑर्डर में आपको लिखना होगा, ठीक है, एक्स जेड वाई ही होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलिए, तो जो भी चीजें अभी तक पढ़ाई गई, ठीक है, वही सारी चीजें अब यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीर्घ चाप को दिखाने के लिए दीर्घ चाप पर एक बिंदु बनाते हैं, और फिर उसे पी आर क्यू करके इसे लिखकर दिखाते हैं, है ना, इस तरीके से आपको बताया गया, अभी आपको समझाया गया। लघु चाप के लिए हम बस पी क्यू लिखकर इसे दर्शा देते हैं, पी क्यू लिखकर इस तरीके से दर्शाएंगे, और ये लघु चाप होगा। चलिए, ये सारी चीज तो पढ़ा दी गई। अब ध्यान से सुनो, क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा एक चाप बड़ा होगा और एक चाप छोटा होगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, एक किस सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है ना, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, एक वृत्त बनाया, अब ये दोनों ही चाप मान लो, दोनों ही चाप, ऊपर का जो चाप आपको दिख रहा है और नीचे का जो चाप दिख रहा है, ये दोनों ही अगर बराबर हो जाए, अगर ये दोनों चाप बिल्कुल बराबर हो जाए, तब आप किसे लघु चाप बोलोगे और किसे दीर्घ चाप बोलोगे, है ना। क्या बोला गया, चाप 2 तरह के होते हैं, छोटे वाले भाग को लघु चाप बोलोगे, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप बोलोगे। लेकिन अगर दोनों ही बराबर हो जाए तब आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से बनाया, एक लाइन इस तरीके से बनाया,
तो आप बोलोगे या एक अलग कलर का बना देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे जो लाल वाला लाइन है ये छोटा है और काला वाला जो लाइन है वो बड़ा है। लेकिन अगर मैं दोनों ही लाइन बिल्कुल एक जैसा बना दूं, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन को बिल्कुल हम बराबर बना दें, ठीक है, अगर इस तरीके से, तो आप कहोगे इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, दोनों ही बराबर हो गए, ठीक है। तो अगर दोनों ही बराबर हो गए तो लघु और दीर्घ वर्ण नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा, यदि वृत्त की दोनों चाप, ठीक है, दोनों ही चाप अगर बराबर हो जाए तो प्रत्येक को हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। ये एक नया नाम है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। नहीं, दो प्रकार के जरूरी नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई दो चाप इस तरीके से बनाए कि दोनों ही चाप बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में हम उसे लघु चाप या दीर्घ चाप नहीं बोलेंगे, ठीक है, लघु चाप या दीर्घ चाप नहीं बोलेंगे, दोनों ही भाग को हम अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, यह वाला जो ऊपर का चाप जो आपको दिख रहा है, यह वाला भाग, इसे हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, है ना, इसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। और इस वाले जो नीचे वाला भाग जो आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को भी हम अर्धवृत्त कहेंगे। मतलब अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, वृत्त का मतलब तो आपको पता है, तो आधा वृत्त है ये, है ना। ये समझ में आया ना, बताओ ये समझ में आया नहीं आया, इतना तक समझ में आया, ठीक है। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ये आधा वृत्त है यानी अर्धवृत्त है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। इंग्लिश में भी आपको टर्म्स पता होने चाहिए, सेमी सर्कल कहेंगे। तो क्या क्या पता चला, चाप दो तरह के होते हैं। चाप होता क्या है, वृत्त पर किसी भी दो बिंदु के बीच के भाग को चाप कहेंगे, छोटे भाग को लघु चाप, बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही भाग को अर्धवृत्त कहने लगेंगे। उस वक्त हम लोग लघु चाप या दीर्घ चाप वर्ण नहीं यूज करेंगे। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, जो भी अभी पढ़ाया गया काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। चलिए, तो पोल सेक्शन में जाओ, आंसर करें। चैट को मैं अभी बंद करूंगा। तो बस आपको ये बताना है कि जो एल एम है वो लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अच्छा, यहां पर एक चीज, एल एम जो है इस तरीके से हमें लिखना होगा, एल एम के ऊपर इस तरीके से चिन्ह बनाना होगा। तो अब आप बताओ कि एल एम जो है वो दीर्घ चाप है या लघु चाप है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस 5 सेकंड और रुकेंगे, बस 5 सेकंड और है आपके पास, क्योंकि ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इसको, है ना। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन में खुला है, आप चैट में भी आंसर अब लिख सकते हो। चलिए, तो अगर एल एम की बात की जाए तो यहाँ पर एल एम कौन सा भाग है, ये दो बिंदु एल और एम दिखा। अब सिर्फ अगर एल एम लिखा हुआ है ना, और इस तरीके से बनाया, सबसे पहले तो पता चल रहा है ये चाप है, और ये छोटे वाले भाग को दिखा रहा है ना, दो बिंदु की दिखाई जा रही है तो यह छोटे वाले भाग को दिखाया जा रहा है। और यह भाग क्या है, यह भाग छोटा भाग है, तो हम इसे कहेंगे लघु चाप, है ना, इसे हम लघु चाप कहेंगे। अब अगर मान लो अगर हमें इस, तो आंसर क्या होगा, आंसर तो हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हमें इस वाले भाग को दिखाना हो, मान लो इसका नाम लिखना हो, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहां पर बना देंगे और उस बिंदु का नाम आप कुछ भी लिख दो, मान लो ए लिख दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एल लिखोगे, फिर ए लिखोगे, फिर एम लिख दोगे, है ना। तो एल एम लिखने के बाद एक इस तरीके से चिन्ह बना दोगे, तो आपका लघु चाप बन जाएगा, सॉरी दीर्घ चाप बन जाएगा, है ना। अच्छा, एम ए एल भी लिख सकते हो, एम ए एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक डायरेक्शन फॉलो करना है, या तो इस तरफ से आप बढ़ो या इस तरफ से बढ़ो, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। जो भी चीज पढ़ाई गई इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। फिर से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, होल सेक्शन में आंसर करना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और यहां पर पूछा जा रहा है जो दीर्घचाप है पी आर एस, इसे आप किस तरीके से लिखकर व्यक्त करोगे, है ना। दीर्घचाप को आप नाम क्या दोगे,
ठीक है। देखो नाम तो यहाँ पर दिया हुआ है पीआरएस, नाम तो पीआरएस लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको लिखोगे कैसे ये पूछा जा रहा है आपसे। लिखने का तरीका क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1। और चैट भी ओपन है, अब चैट में आंसर कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट अगर होगा तो चैट में आप पूछ सकते हो। देखो यह तो दिया गया दीर्घचाप का नाम तो पीआरएस है, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया। तो इस वाले भाग की बात की जा रही है जो अभी मैं लाल कलर का बना रहा हूँ, है ना। तो इस वाले भाग की बात की जा रही है, यह दीर्घचाप होगा, है ना। तो पीआरएस लिखा जाएगा, ठीक है, पीआरएस। अब अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तब तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो चाप को नहीं दिखा रहा। तो चाप के लिए हम क्या करेंगे, पीआरएस लिखने के बाद एक इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पीएस क्या होगा, पीएस जो भाग होगा या ये वाला भाग होगा जो लघु चाप है ना, ये लघु चाप है। तो पीएस क्या होगा, लघु चाप होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चैट में लिखकर बताओगे इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक आज और पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, सेगमेंट। तो ये देखो टर्म्स जो है ना वो इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखने हैं, हिंदी में भी ध्यान रखने हैं। तो सेगमेंट को क्या कहते हैं, वृत्तखंड, ठीक। अब देखो वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लघु और दीर्घ। तो अब आपको इतना तो पता है कि पहले हम लोग अगर वृत्तखंड समझ लेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, जो छोटा वाला भाग होगा उसे लघु वृत्तखंड कह देंगे, जो बड़ा वाला भाग होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड कह देंगे। यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे कहेंगे, छोटे भाग को माइनर, बड़े वाले भाग को मेजर, ठीक है। तो पहले वृत्तखंड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लघु वृत्तखंड और वृत्तखंड को समझेंगे। देखो, तो अब तक आपको जीवा पता है, जीवा लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। जीवा आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। अभी अभी आपको क्या पढ़ाया गया, इतने देर से आपको चाप पढ़ाया जा रहा था। चाप के बारे में सभी चीज देख लिए, चाप को नाम कैसे देंगे, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज। तो जब आपको जीवा पता है, चाप पता है, तो जीवा और चाप के बीच के भाग को देखते हैं, मध्य के क्षेत्र को देखते हैं। तो अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है। चलिए, अब अगर इसमें हम कोई भी 2 बिंदु लेते हैं, जीवा बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु लेते हैं। ये चीज मैं बार बार कहता हूँ, जीवा बनाने के लिए हमेशा वृत्त पर ही 2 बिंदु होने चाहिए। तो वृत्त पर यानी सर्कल पर 2 बिंदु लिए, इसको मिला दिए। तो इस वाले एक्स वाई को आप क्या कहोगे बताओ, इस एक्स वाई को आप क्या कहोगे, एक्स वाई को आप क्या कहोगे, जल्दी से बताओ चैट में लिखकर। एक्स वाई को आप जीवा कहोगे कि नहीं कहोगे, एक्स वाई जीवा है ना। हाँ जीवा है यानी कॉर्ड है, एक्स वाई क्या है, जीवा है, ठीक है। तो ये हम समझ गए जीवा, ठीक है। अब अगला देखते हैं चाप। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये जो एक्स वाई है इसे आप क्या कहोगे। देखो चाप लिखने के लिए मैं क्या किया, एक साइन लगाया, एक चिन्ह लगाया, तो एक्स वाई क्या हो गया, यह हमारा चाप हो गया, ठीक है। तो यह भाग जो है यह हमारा चाप हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो लिखा गया है जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र है उसे ही हम वृत्तखंड कहते हैं। अपने कॉपी में इसको नोट कर लो, अदरवाइज आपको बाद में बड़ा कंफ्यूजन होगा, काफी सारी चीजें पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा। तो जीवा और चाप का जो बीच का जो भाग होगा, मतलब ये जो भाग आपको दिख रहा है, यह भाग क्या है, यही भाग हमारा वृत्तखंड है यानी सेगमेंट है। ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ये समझ में आ गया वृत्तखंड किसे कहते हैं, जीवा और चाप के बीच के भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अच्छा माइनर और मेजर तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं वृत्तखंड कहते हैं किसे, इतना समझ में आ गया ना। चलिए, अब मुझे ये बताओगे, जो मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले बस उसका आंसर करोगे। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो भाग आपको दिख रहा है, यह भाग चाप है कि नहीं है, जिसे मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं। ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है
इसे आप चाप कहोगे या नहीं कहोगे? इसे चाप नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? इसे चाप क्यों नहीं कहेंगे? ये जो भाग आपको दिख रहा है, अगर मान लो एक वृत्त बना रहे हैं, तो ये वाला तो चाप होगा ही, अभी अभी आपको बताया यह चाप है, लघु चाप है, और ये वाला दीर्घ चाप है ना? तो दोनों ही चाप होंगे, है ना? तो ऊपर वाला भाग भी तो चाप होगा, इस वाले भाग। सर, क्योंकि सर वो तो दीर्घ चाप है। सर वो बड़ा है और दीर्घ चाप बनाने के लिए 3 बिंदु करने पड़ते हैं, पर उसमें है ही नहीं। आपको नाम देखो, नाम 3 बिंदु कब करने पड़ते हैं? 3 बिंदु नाम लिखने के लिए करने पड़ते हैं। अगर मैं पूछूं इस तरीके से एक वृत्त बनाओ, ठीक है, ध्यान देना, अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान दो। अगर यहाँ पर एक वृत्त बना रहे हैं, इस वाले भाग को जो अभी हरे कलर का दिख रहा है इसे तो चाप कहेंगे ही, और जो अभी लाल कलर का दिख रहा है इसे हम चाप नहीं कहेंगे क्या? इसे भी चाप कहेंगे, ये अभी वृत्त का ही भाग है, 2 बिंदु के बीच का भाग है। तो ये दोनों ही भाग चाप होंगे। मान लो इस वृत्त को आप काट देते हो, तो एक भाग ऐसा दिखेगा, एक भाग ऐसा दिखेगा, तो यह भी चाप है और यह भी चाप है, ठीक है, दोनों ही को चाप कहेंगे। एक यह वाला लघु चाप है, ध्यान दीजिएगा, अभी तो कोई भी नाम नहीं दिया गया, यह लघु चाप है और यह दीर्घ चाप है ना? एक लघु चाप है, एक दीर्घ चाप है। अब जब इसके नाम देने के लिए आपका क्वेश्चन उठेगा कि इसका नाम आप कैसे दोगे, तो नाम देने के लिए आप बिंदु ए बी सी डी वगैरह लिखते हो, है ना? अच्छा, इसको एक उदाहरण से सीखते हैं, ठीक है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप ये बताओगे, आप ही अपना माइक ऑन करके बताना। अगर मैं इस तरीके से एक बनाता हूं कोई चतुर्भुज, बोल रहा हूं ये सभी के कोण 90 डिग्री है और ये सभी भुजा बराबर है, तो इसे आप क्या कहोगे बताओ? चैट अपना माइक ऑन करके बताओगे। परवीन के नाम से जो है बच्चा है, आप ही पूछ रहे थे ना? सर चारों भुजाएं इक्वल है। हाँ, चारों भुजा इक्वल है और चारों कोण 90 डिग्री है। सर वो ये वर्ग है। वर्ग है, ठीक है। इसका कोई नाम तो नहीं दिया गया ना? इसका नाम देने के लिए आप एबीसीडी लिखते हो, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि इसका नाम नहीं दिया गया तो यह वर्ग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, मतलब सर कौन, अगर इसकी कौन पूछेंगे तो हम इनका नेम डाल देंगे। हाँ, अगर आपका नाम पूछा जाए, ठीक है, अगर नाम देने के लिए हम तीसरा बिंदु का यूज करते हैं, अदरवाइज आपसे ये पूछा जाए कि ये चाप है कि नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यह तो चाप है ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी वृत्त में ये वाला छोटा भाग भी चाप होता है, बड़ा भाग भी चाप होता है, ठीक है। वो नाम देने का तरीका था 3 बिंदु वाला, है ना? समझ में आया? यस सर। चलिए अब ध्यान से सुनिए। तो यह भाग क्या है? यह भी एक चाप है, ठीक है। कैसा चाप है? दीर्घ चाप है। चलो दीर्घ चाप की बाद में बात करते हैं, पहले इतना तो हमें पता चल गया कि वो चाप है। और यह वाला आपको एक्स वाई जो दिख रहा है यह जीवा है। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है, जो अभी मैं हरे कलर से कलर कर रहा हूं, तो यह जो भाग आपको दिख रहा है, जिसे मैं अगर अलग से बना दूं, तो यह भी एक जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग है कि नहीं? जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग है, तो इसे भी हम वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो इसे भी वृत्तखंड कहेंगे, यह भी वृत्तखंड हो गया और यह भी वृत्तखंड हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है? एक भाग आपको साफ साफ छोटा दिख रहा होगा, एक भाग आपको बड़ा दिख रहा होगा, है ना? एक भाग छोटा दिख रहा है, एक भाग बड़ा दिख रहा है। तो छोटे भाग को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। बड़े भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया? चलिए इसको और देखते हैं। तो वृत्तखंड तो आपने समझ लिया कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। अब देखो, वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा? एक दीर्घ होगा और एक लघु होगा, ठीक है। एक दीर्घ होगा, एक लघु होगा। तो इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है। अब एक हम इस तरीके से जीवा बना लेते हैं। अब देखो, अगर इस भाग की बात की जाए, इस भाग को आप क्या कहोगे? इस भाग को आप कहोगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसे लघु वृत्तखंड कहोगे, यानी माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह है कि जीवा, जो जीवा यहां पर अभी लाल कलर का दिखा रहा हूं, ठीक है, यह जीवा और चाप के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, लघु चाप के द्वारा बना गया है। तो जीवा और लघु चाप के बीच जो भाग है उसे हम लघु वृत्तखंड कह देंगे। अब जो मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, ठीक है, इस भाग की आप बात करोगे तो यह भी आपको दिखेगा, यह एक जीवा और दीर्घ चाप के बीच का भाग दिख रहा है। तो जीवा और दीर्घ चाप के बीच का जो भाग दिख रहा है, उतना भी आपको नहीं सोचना है। आप बोलोगे अगर बड़ा वाला भाग है तो ये बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे? इस बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, यानी मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब बताओ ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया ना? चलो, इतना समझ में आ गया तो एक बार नाम देने के लिए सीख लेते हैं बस। तो इसको बस नाम देने के लिए सीख लो। तो अगर मैं इस तरीके से एक, ठीक है, नाम देना एक अलग चीज है ना?
तो अगर मैं इस तरीके से दो बिंदु बना दूं ए बी, तो अगर मुझे लघु वृत्तखंड को दिखाना हो तो आप क्या करोगे, ए यहां पर कोई बिंदु बना दोगे एच, यहां पर कोई बिंदु बना दोगे पी, कुछ भी लिख सकते हो, ए एच बी पी ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो ए एच बी पी ए, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, दोनों ही तरीका से आप लिख सकते हो। तो ये लघु वृत्तखंड को हम इस तरीके से लिखेंगे। इतना समझ में आया ना? आया ना? लघु वृत्तखंड को कैसे लिखेंगे ये समझ में आया? और कोई जरूरी नहीं है कि इतने सारे बिंदु आपको लिखने हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप बिंदु एच को हटा भी सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड को दिखाना है तो एक बिंदु यहां पर बना देंगे, बिंदु क्यू। आप कैसे नाम देंगे, ए एच बी क्यू, ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर लिखो ए एच बी क्यू ए, ठीक है, तो यह दीर्घ वृत्तखंड होगा। हाँ बताओ, कोई भी डाउट हो तो आप चैट ऑन करके या माइक ऑन करके बताओ, कोई भी डाउट है तो। परवीन, सर आपने जो AHB, हाँ बताओ। सर जो आपने AHB क्या लिखा है वो सर किस तरीके से लिखा है सर? देखो यहां पर ए है, ये दिखा, फिर एच लिखा, फिर बी लिखा, फिर पी किस तरफ है, नीचे या ऊपर, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है पी। तो ये भाग देखो, जिस तरीके से नाम दिया गया उसी तरीके से आप बढ़ते जाओ आगे, तो ये आपको दिख जाएगा, ये छोटा वाला भाग है ना, तो ये लघु वृत्तखंड का नाम दिया गया। समझ में आया? अब अगर देखो, अगर फिर से मैं ये सारी चीजों को मिटा के फिर से वही सारे बिंदु का नाम लिख रहा हूं, ए यहाँ पर बी था ना, ये एच है, और यहाँ पी है। अगर मैं इस तरीके से दूं, चलो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज को मैं यहाँ पर से मिटा रहा हूँ। अब अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ए एच बी क्यू, या ऐसे लिखो ए एच बी क्यू ए, अगर इस भाग की बात की जाए तो आप क्या करोगे, अच्छा नाम आप कुछ भी बिंदु का नाम लिख सकते हो, ठीक है, मैं एच लिख रहा हूँ क्यू लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कहीं पर भी वो बिंदु बना सकते हो, ठीक है। तो कौन सा भाग होगा, पहले हमें ए दिखा तो ए को ले लिया, फिर क्या दिखा, एच दिखा तो एच को ले लिया, ठीक है, फिर बी दिखा तो बी को ले लिया। अब दिख रहा है आगे क्या है, क्यू है, क्यू किस तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, तो ये वाला भाग है, ठीक है, ए एच बी क्यू ये वाला भाग, तो ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि ये बड़ा वाला भाग है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? अभी भी कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर आपने पहले लिखा AHB क्यू, फिर सर आपने लिखा AHB QA, तो सर हाँ आपने फर्स्ट में क्यू के बाद ए नहीं लिखा, तो हाँ सर जी वही, वो मैं अभी बोला था आपको कि ये देखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको ये लिखना ही है, दोनों ही तरीके से आप लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। समझ में आया? तो सर नीचे से हम लिखेंगे AHB P और A, या फिर हाँ, AHB ए P। एच बी पी भी लिख सकते हो तो भी सही होगा, ए एच बी पी ए भी लिखोगे तो भी सही होगा, दोनों ही लिखना सही होगा, ठीक है। ओके सर। चलो, अब देखो दोनों ही वृत्तखंड अगर बराबर हो जाए तो फिर से वही बात हो गई, अगर दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो गए तो हम लघु वृत्तखंड और वृत्तखंड की बात नहीं करेंगे, लघु या दीर्घ वर्ड नहीं यूज करेंगे, उस वक्त हम अर्धवृत्त कह देंगे, है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, हम क्या कहेंगे, उसे अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है। तो अभी समय हो गया है, 1 मिनट और है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ये सारी चीज आपको पढ़ा दी गई है, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अच्छा स्क्रीन दिखेगी तो आप लोग चैट में लिखकर बताओगे, अगर स्क्रीन फिर से दिखने लगेगी तो एक बार चैट में वाई लिखकर बताना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग होमवर्क नोट करेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। अभी देखो पोल में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा अभी नहीं। क्लास कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद क्लास लेफ्ट करेंगे, ठीक है, होमवर्क नोट करने के बाद। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक दीर्घ वृत्त, यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त का जीवा
और वृत्तखंड को अरे आप मैं कश्मीर में अच्छे से खाना बना देना। माइक किसी लंच का ऑन टाइम। है। चलिए अभी भी सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, जल्दी जल्दी आंसर करें। देखो यहाँ पर वृत्त का जीवा कौन सा है और वृत्तखंड कौन सा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे, है ना। देखो जीवा कौन सा है और उसके द्वारा बना हुआ वृत्तखंड कौन सा है। 10 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, है ना। 10 सेकंड और है, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम लोग समझते हैं। साले हमने गिनती। अच्छा माइक कोई नहीं ऑन करेगा। चैट देखो ऑन है, अब चैट में आप लिख सकते हो कुछ भी अगर पूछना है तो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। क्या कहा गया है, वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना हुआ वृत्तखंड कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया है, ए बी। ए बी क्या है, ए बी के बारे में आप बताओगे। यह जो ए बी है यह क्या है, ए बी को आप क्या बोलोगे, चैट में लिखकर बताओ। ए बी क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है, तो इसे क्या कहोगे, इसका क्या नाम है, चैट में लिखकर बताओ। सर अर्धवृत्त। नहीं, ए बी को अर्धवृत्त कहेंगे क्या। अगर मैं इस तरीके से वृत्त बनाऊं और एक जीवा बनाऊं जो इसके केंद्र से होकर जाए, तो इस लाइन को सर व्यास। हाँ व्यास कहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है। ये जो लाइन है इसे तो हम व्यास कहेंगे ना, इसे थोड़ी अर्धवृत्त कहेंगे। अगर हम ये पूरे भाग की बात करें तब हम इसे अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है। तो ए बी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर सही हुआ, ए बी तो हमारा अर्धवृत्त, ए बी क्या है, व्यास। चलिए तो ए भी व्यास है या जीवा नहीं है, और यह भी कह सकते हो कि चलो हर व्यास तो जीवा भी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा को ही तो व्यास कहते हैं। तो चलो ए बी को एक तरीके से जीवा तो कह ही सकते हैं, क्योंकि व्यास भी एक जीवा ही होती है। चलिए तो अब ए बी एफ ई को देखते हैं। तो ए बी एफ ई का जो क्षेत्र है वह यह वाला क्षेत्र, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, एफ यहाँ है और ई यहाँ है। तो इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले भाग को आप कहोगे यह हमारा वृत्तखंड नहीं है, क्योंकि वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप के बीच का भाग। तो इसलिए हमारा आंसर ए तो नहीं होगा, क्योंकि यह जो भाग लाल कलर का भी आपको दिख रहा है यह तो वृत्तखंड आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कि ई एफ क्या है। ई एफ हमें साफ दिख रहा है कि दो बिंदु ई और एफ वृत्त पर स्थित है, और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहेंगे। तो ई एफ क्या है, हमारा जीवा है। तो ई एफ हमें जीवा मिल गया, ठीक है। अब ई एच एफ जी को देखोगे तो ई हमें इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर, फिर एच हमें दिख रहा है यहाँ पर, फिर एफ दिख रहा है यहाँ पर, और जी हमें नीचे की तरफ दिख गया। तो इस वाले भाग की बात की जा रही है ना। तो यह जो भाग है हमें दिख रहा है एक जीवा और एक चाप के द्वारा बना हुआ भाग है, तो इसे हम वृत्तखंड कहेंगे, है ना। इसे हम वृत्तखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे बताओ। तो इसे हम वृत्तखंड कहेंगे, तो ये हमारा वृत्तखंड है। तो यही हमारा सही आंसर होगा कि ई एफ क्या है, जीवा है, और ई एच एफ जी वृत्तखंड है। इतना समझ में आया तो वाई लिखकर बताओगे। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑप्शन सी और डी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए अभी होमवर्क नोट करेंगे, अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। तो होमवर्क क्या है आपका, तो आपका होमवर्क है ये सारे एक्सरसाइज आपको करना है, ये एक्सरसाइज छोड़ देना है। तो ये जो 4 एक्सरसाइज आपको दिख रहा है, ये चारों एक्सरसाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, ये सारे चीज आपको सोल्व करने है ना। चलो तो अपना वर्कबुक निकालो और वर्कबुक में टिक लगा लो, या फिर हाँ एक्सरसाइज का मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना।